स्वागत है मेरे YouTube चैनल द रियल स्टोरी के एपिसोड नंबर 2 में। आज की कहानी मैं शुरू करूं उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 6 दिसंबर 1992 की वो तारीख हम सबको पता है कि कैसे काफ़ी दिनों से जो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का विवाद काफ़ी टाइम से चला आ रहा था और यही वो दिन थी जिस दिन बाबरी मस्जिद को गिराई गई थी। इसके ठीक एक साल बाद यानी कि 6 दिसंबर 1993 को सुबह सुबह करीब 5 बजे एक खबर आती है कि एक ट्रेन जो राजधानी एक्सप्रेस है वो कोलकाता से नई दिल्ली आ रही थी। उसके बोगी नंबर 6 के एक टॉयलेट में एक धमाका हुआ है। उस समय सुबह का टाइम था, इस पर उतना गंभीरता से इसको नहीं लिया जाता है। उस समय शासन प्रशासन नींद में थी और इसको ये कहकर टाल दिया जाता है कि हो सकता है कोई यात्री सिलेंडर लेकर जा रहा हो और वही ब्लास्ट हो गया हो। इसके बारे में चर्चा चल ही रहा था कि इसके ठीक 15 मिनट बाद यानी कि 5:15 पर एक और ट्रेन जो मुंबई सेंट्रल से नई दिल्ली आ रही थी, उसमें वो भी राजधानी एक्सप्रेस थी। उसके बोगी नंबर 4 के सीट संख्या C7 के नीचे बम रखा हुआ था और उसमें ब्लास्ट हो जाता है। उसमें 5 लोग घायल होते हैं और पहले वाला जो धमाका हुआ था उसमें भी कुछ लोग घायल हुए थे। अभी इसके बारे में भी एक स्टेशन पर रोक के इस ट्रेन की भी तलाश की जा रही थी कि 45 मिनट के बाद एक और खबर आती है। एक और ट्रेन जिसकी नाम थी फ्लाइंग क्वीन एक्सप्रेस जो सूरत से मुंबई जा रही थी, उसमें भी एक धमाका हो जाता है। फिर अब ये एहसास हो गया था कि हो न हो कहीं इन धमाकों के पीछे आतंकवादी हाथ हो। फिर अब ये अनाउंस कर दिया जाता है कि जो ट्रेन जहाँ है उसको वहीं रोक कर तलाश की जाए। उस समय काफ़ी ट्रेनें पटरी पर दौड़ रही थी और ये डर बना हुआ था कि कब किस ट्रेन से ये बम ब्लास्ट का खबर आ जाए। फिर अभी जांच चल ही रहा था कि एक और ट्रेन जो आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस थी वो हैदराबाद से नई दिल्ली आ रही थी, उसमें भी एक बोगी में ब्लास्ट हो जाता है और इसमें 2 लोगों की जान चली जाती है। और अभी जगह जगह सारे स्टेशनों को रोक कर जाँच किया जा रहा था और अभी तक जितने भी ट्रेनों में ब्लास्ट हुआ था वो ट्रेनें थी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादातर अमीर लोग ही सफ़र करते हैं और आम लोगों की पहुंच से काफ़ी दूर रहती है ये ट्रेनें। अब जगह जगह स्टेशनों पर काफ़ी ट्रेनें खड़ी थी, जांच चल रही थी और इसी बीच एक और ट्रेन में धमाका हो जाता है। और वो ट्रेन थी वो भी राजधानी एक्सप्रेस थी, वो नई दिल्ली से कोलकाता जा रही थी। पहले वाली ट्रेन कोलकाता से नई दिल्ली आ रही थी और ये ट्रेन नई दिल्ली से कोलकाता जा रही थी। उसमें भी एक धमाका होता है और ये ट्रेन अभी इलाहाबाद के आसपास पहुंची थी। फिर उस ट्रेन को भी रोक कर जाँच किया जाता है और एक और ट्रेन थी जिसे रोक कर वो भी जाँच किया जा रहा था जिसका नाम था मुंबई कुर्ला। ये जाँच के दौरान इसमें एक बम मिला जिसे बाद में डिफ्यूज कर दिया गया और एक बम धमाका होने से बचा लिया गया। अब तक 5.5 घंटे बीत चुके थे, 10:30 बज चुका था और 5.5 घंटे में 6 धमाके करने थे। एक को डिफ्यूज किया जा चुका था और 5 धमाके हो चुके थे। अब इसकी तलाश जारी थी, इस ट्रेन की जांच जारी थी और ये जो ब्लास्ट हुआ था ये अलग अलग राज्यों में ब्लास्ट हुआ था। सारे स्टेशनों के जो RPF पुलिस थे, रेलवे जो पुलिस थे वो अब FIR दर्ज करते हैं और जांच शुरू करते हैं। लेकिन जांच करने में दिक्कत आ रही थी क्योंकि ये जितने भी मामले थे सब अलग अलग राज्य के थे। फिर बाद में इस मामले को सेंट्रल गवर्नमेंट ने CBI को सौंप दिया और उसी CBI ने उसी टीम को सौंपा जो टीम मुंबई जो 1993 में मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुआ था और जो टीम स्पेशल टास्क फोर्स जो इसकी तहकीकात कर रही थी उसी टीम को STF को उसी टीम को ये भी मामला को सौंपा गया और ये भी केस वो STF की टीम जांच करने लगी। लेकिन कहीं से कोई सुराग, कहीं से कोई क्लू नहीं मिल रहा था कि इसके पीछे किसका हाथ है। फिर धीरे धीरे कुछ समय बीतता है। फिर पाकिस्तान के जितने आतंकवादी संगठन थे उनके बारे में खंगाला गया लेकिन उनसे भी कोई सुराग नहीं मिला। इंडियन मुजाहिदीन से भी खंगाला गया, इनसे भी कोई वो नहीं मिला, कोई सुराग नहीं मिला कि किसका हाथ है। फिर ये 1992 की दिसंबर का महीना ख़त्म हो जाता है। फिर नया साल आता है, जनवरी आ जाती है, 1994 आ जाता है। जनवरी में 13 जनवरी को हैदराबाद के एक ACP के पास एक हैदराबाद पुलिस की मुखबिर आता है।
वो बताता है कि उसको इस बारे में जानकारी है और उसको पता है कि इस ब्लास्ट के पीछे किसका हाथ है। उस एसीपी को पता था कि ये सीबीआई इसकी जांच कर रही है। वो एसीपी तुरंत अपने सीनियर अफसरों को संपर्क करता है और उनसे बताता है कि हमारे पास एक मुखबिर आया हुआ है जो उसको पता है कि ये इसके पीछे किसका हाथ है। फिर जो सीनियर अफसर थे वो सीबीआई को संपर्क करते हैं। फिर दिल्ली से एक सीबीआई के अफसर उसी दिन 13 तारीख को ही रात में हैदराबाद एसीपी के दफ्तर पहुंचते हैं। फिर उस शख्स को बुलाया जाता है। वो शख्स आता है और जो सीबीआई के अफसर वहाँ गए थे उनसे पूछता है कि क्या आपको पता है जो एपी एक्सप्रेस यानी कि आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस में जो धमाका हुआ है उसके बारे में आपको पता है, आपने सुना है, आपने देखा है? तो अफसर कहते हैं कि जी मुझे पता है। तुमको क्या पता है वो तुम बताओ। तो वो बताता है कि अगर आपको इसके जड़ में जाना है तो आपको मुंबई जाना पड़ेगा और मुंबई में एक जगह है मोमिनपुरा। वहाँ पे एक डॉक्टर रहता है जिसका अस्पताल है, अस्पताल का नाम खैराती अस्पताल है। और उसको बस वो बताता है कि हमको सिर्फ जितने ब्लास्ट हुए उन सब के बारे में तो पता नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ब्लास्ट जो आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस में हुआ है उसके बारे में पता है। आप इस डॉक्टर के पास जाइए, शायद आपसे कुछ वहाँ से मिल जाए। फिर वो डॉक्टर मुंबई के सीबीआई की टीम को कॉल करते हैं और बताते हैं कि मोमिनपुरा में एक डॉक्टर है जिसका खैराती अस्पताल है, वहाँ जाओ, उससे पता करो, शायद इसका कोई सुराग मिल जाए। फिर वहाँ से सीबीआई की टीम जाती है मोमिनपुरा, मुंबई के उस मोमिनपुरा के इलाके में। जो मोमिनपुरा इलाका है बहुत बड़ा इलाका है और वहाँ टीम जाती है। दिन भर लग जाता है, कोई फ़ायदा नहीं होता है, कहीं से वहाँ डॉक्टर मिलता ही नहीं है। उसका जो खैराती अस्पताल था वो खैराती अस्पताल मिलता ही नहीं है। चैरिटेबल हॉस्पिटल को ही उर्दू में खैराती अस्पताल कहते हैं। फिर शाम हो जाता है और ढूंढते रहते हैं जो अफसर वहाँ पहुँचे थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई सुराग नहीं मिलता उस डॉक्टर का। फिर रात होती है, लगभग 12-1 बज गए थे। अब जो उस टीम के इंचार्ज थे वो सबको बुलाते हैं अलग अलग इलाकों में, वहाँ जाकर जो सर्च कर रहे थे, जांच कर रहे थे, उन सब लोगों को बुलाते हैं और कहते हैं कि अब रात हो चुकी है, लगभग 12-1 बज गए थे, अब सुबह आया जाएगा, ढूंढा जाएगा। वो लोग शादी वर्दी में थे और लोग ज़्यादातर उन लोगों को शक की निगाहों से ही देख रहे थे। और ये लोग वहाँ से अब प्लान बनाकर निकले ही थे कि कुछ दूरी पर पहुँचे, तब तक एक टैक्सी वाला दिखाई दिया। उस टैक्सी वाले के पास एक सीबीआई के अफसर जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या यहाँ पे कोई खैराती अस्पताल है? वो टैक्सी वाला बताता है कि जी हाँ, आगे एक गली है, वहाँ पे एक खैराती अस्पताल है। तो वो कहते हैं कि आप हमें वहाँ तक छोड़ देंगे? टैक्सी वाला पूछता है क्या काम है? फिर उसी में से एक अधिकारी को फर्जी पेशेंट बनाया जाता है और वो बताते हैं कि हमें उन डॉक्टर को, मरीज को दिखाना है। उन डॉक्टर से 12-1 बज चुका था, वो भी जाने में हिचकिचा रहा था, घबरा रहा था टैक्सी वाला। फिर इन लोगों को लेके जाता है, दरवाजे पे लेके पहुंचता है, दरवाज़ा खटखटाया जाता है, एक छोटा सा बच्चा बाहर निकलता है। उनसे पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब हैं घर पे? तब तक वो कुछ बताता है। खुद एक लगभग 40-45 साल का इंसान सामने आता है और पूछता है क्या बात है। तब तक टैक्सी वाला जो साथ में गया था वो बताता है डॉक्टर साहब इनके पास एक मरीज़ है, उनको देखना, ये लोग हमसे कहे थे तो हम लेके आ गए इसमें। तो अब कंफर्म हो चुका था कि डॉक्टर यही है और यही खैराती अस्पताल है। तो जो 4 सीबीआई के अफसर थे उसमें से 2 अधिकारी घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं और सामने एक ट्रंक रखा हुआ था, उस ट्रंक को खोलने लगते हैं। फिर डॉक्टर कहता है कि तुम लोग ऐसे डायरेक्ट हमारे घर में घुस गए बिना इजाज़त के और ट्रंक खोलने लगे। गुस्सा होता है डॉक्टर और उन्हें भगाने की कोशिश करता है। तब तक ट्रंक खोल चुके थे, जो अधिकारी थे वो ट्रंक खोल चुके थे और उस ट्रंक में बम रखे हुए थे, विस्फोटक सामान रखा हुआ था। जो कुछ बम तैयार थे और कुछ आधे अधूरे तैयार थे, कुछ बाकी थे। फिर उस डॉक्टर को वहाँ से गिरफ्तार किया जाता है। मुंबई ऑफिस, जो सीबीआई का ऑफिस है वहाँ पे, वहाँ लाया जाता है। उससे पूछताछ होती है लेकिन वो डॉक्टर कुछ नहीं बताता। फिर कुछ समय बीतता है, वो डॉक्टर अपना मुंह नहीं खोलता है। उस डॉक्टर का नाम था जलीस अंसारी। वो डॉक्टर कुछ नहीं बताता है कि उस धमाके के पीछे इसका ही हाथ है, नहीं बताता है। फिर उससे जांच चलती है। फिर जो वहाँ पे हैदराबाद में जो एक गए हुए थे अफसर सीबीआई के, वो आते हैं, वो भी पूछताछ करते हैं लेकिन ये अपना मुंह नहीं खोलता।
फिर कुछ समय बीतता जाता है, ये बताने को तैयार नहीं था कि हाँ इसमें इसी का हाथ है। फिर वो डॉक्टर जो सीबीआई के अफसर थे वो एक चाल चलते हैं, उसे कहते हैं कि उसको एक कसम देते हैं कि तुमको कुरान शरीफ की कसम, तुम सच बताओ, और उसके सामने कुरान शरीफ रखते हैं और कहते हैं कि इस पर हाथ रखो और सच बताओ कि तुम्हारा हाथ है कि नहीं है। अगर हाथ नहीं है और कसम खा कह दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ देंगे। तो फिर वो जब कुरान शरीफ की कसम की बात सुनता है तो डॉक्टर रोने लगता है और काफ़ी समय तक रोता रहता है। फिर वो अपना ज़बान खोलता है और बताता है कि वो अपना कहानी सुनाता है। वो बताता है कि वो यूपी के एक इलाका है बस्ती, वहाँ का रहने वाला है, वहाँ स्कूलिंग की पढ़ाई किया। फिर उसके बाद उसका ज़्यादातर रुचि डॉक्टर बनने में था, वो डॉक्टर बनना चाहता था। फिर उसने मुंबई आया, मुंबई में उसने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद उसको एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया जिसका नाम था C1 मेडिकल कॉलेज। उसमें एडमिशन मिलने के बाद वहाँ से MBBS की पढ़ाई किया और MBBS की डिग्री ली अच्छे नंबरों से। फिर कुछ समय बीता और MBBS की डिग्री लेने के बाद इसको वहीं एक हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में इसको सरकारी नौकरी लग गई। फिर उस समय वहाँ पे कुछ समय काम किया। फिर वहीं मोमिनपुरा में ही उसने एक मकान लिया। मकान लेने के बाद शादी किया। फिर वो कुछ समय के बाद वो नौकरी छोड़ देता है। नौकरी छोड़ने के बाद मोमिनपुरा में एक खैराती हॉस्पिटल खोलता है जिसमें वो गरीब लोगों को फ्री में इलाज करता है और जो ठीक ठाक लोग थे उनसे पैसा लेता था। फिर ये बताता है कि यहाँ रहते समय मुझे एक शख्स से मुलाकात हुई जिसका नाम था आजम गौरी। लश्कर और जो नक्सल होते हैं उनसे जुड़ा हुआ था। आजम गौरी इसका ब्रेन वॉश करता है। ब्रेन वॉश करने के बाद इसको आजम गौरी एक शख्स से मिलवाता है जिसका नाम था अब्दुल करीम टुंडा। वो शख्स था जो बम बनाने में माहिर था। फिर इसको जो डॉक्टर था उसको बम बनाना सिखाता है अब्दुल करीम टुंडा। ये बम बनाना सीख लेता है। ये लोग बम बनाने के बाद वहीं मुंबई में ही अलग अलग इलाकों में 5 गुरुद्वारों में बम रखते हैं। 5 बम ब्लास्ट होता है लेकिन कोई खास नुकसान नहीं होती क्योंकि ये लोग जो बम बना रहे थे वो पावरफुल बम नहीं था। फिर मुंबई के कुछ अलग अलग पुलिस स्टेशनों में भी ये लोग बम रखते हैं, वहाँ भी ब्लास्ट होता है लेकिन कोई नुकसान नहीं होता। फिर ये शिवसेना के एक दफ्तर में भी बम रखते हैं लेकिन वहाँ भी कोई नुकसान नहीं होता। तब अब ये लोग ऐसा कर ही रहे थे कि 6 दिसंबर 1992 की तारीख आ गई जब बाबरी मस्जिद को गिराई गई थी। अब जो आजम गौरी था और जो टुंडा था ये डॉक्टर को और ब्रेनवाश करने लगे। मस्जिद गिराया तो अब मस्जिद जो गिरा था उसके बारे में कि बम ब्लास्ट किया जाए और काफ़ी नुकसान, काफ़ी क्षति पहुंचाया जाए। लेकिन ये लोग प्लान किए और ये जो ट्रेन में बम ब्लास्ट करने का प्लानिंग था ये डॉक्टर का ही था कि ट्रेन में बम ब्लास्ट किया जाएगा और आने वाले समय में 6 दिसंबर को और 1993 में की, यानी कि वही डेट रहेगा और बस 1 साल के बाद ब्लास्ट करना था इन लोगों को। फिर ये लोग अलग अलग इलाकों से 8 लड़कों को हायर करते हैं जो जिनसे बम रखवाना था ट्रेनों में। अब वो लोग अलग अलग फर्जी नामों से ट्रेन लेते हैं, ट्रेन का टिकट बुक कराते हैं और ट्रेन में जाते हैं बम लेकर, और कोई सीट के नीचे, कोई टॉयलेट में, कोई जहाँ खाना बनाने की ट्रेन में जगह होता है वहाँ पे रख के और उतर जाते हैं। फिर अलग अलग जगहों पे ये बम ब्लास्ट होती है जो आपको कहानी मैंने सुनाया ही। अब बारी थी इन लोगों की गिरफ्तारी की। डॉक्टर की निशानदेही पे 15 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और चूँकि ये अलग अलग स्टेट का मामला था तो एक ही स्टेट में सबका सुनवाई होता है और वो स्टेट राजस्थान के अजमेर में एक कोर्ट में सुनवाई चलती है जहाँ से इन सबको उम्र कैद की सज़ा होती है। इन सबको उम्र कैद की सज़ा होती है, लेकिन अभी भी 2 लोग फरार चल रहे थे, एक टुंडा और दूसरा आजम गौरी को कुछ समय बीता आजम गौरी को मुठभेड़ में मार दिया जाता है। फिर जो टुंडा था उसको पता चलता है कि वो कानपुर में है। कानपुर से उसको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उस पर भी केस चलता है और उससे भी उम्र कैद की सज़ा होती है। फिर जो डॉक्टर था वो पैरोल पे बाहर आता है, कुछ दिन का पैरोल लेता है, पैरोल पे बाहर आता है। पैरोल पे बाहर आने के बाद जिस दिन वापस उसको जेल जाना था उस दिन वो वापस जेल नहीं जाता है और वो कहीं भाग जाता है। फिर उसका लड़का वहीं लोकल पुलिस स्टेशन में जाके
दर्ज कराता है कि मेरे जो पिताजी हैं वो भाग है नहीं, सुबह से गायब है, पता नहीं कहाँ चले गए। फिर उसको तलाशी की जाती है और ये भी कानपुर से मिलता है। ये कानपुर के रास्ते नेपाल जाने वाला था और नेपाल से पाकिस्तान चला जाता है। वहाँ से इसको गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमसे कोई कमी रह जाए, कोई गलती हो तो आप लोग ज़रूर बताएं कि जिससे कि हम उसे सुधार करें।